हेलो फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, परसों आप लोगों की राखी कैसी रही? आप लोगों ने सेफली रक्षाबंधन मनाया होगा। मैं दुआ करती हूं कि आप लोगों के भाई बहन का प्यार इन्हीं सदा सलामत रहे और हर साल आप लोग बहुत प्यार से रक्षाबंधन मनाएं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी कहानी किस्मत का भाग 1 और भाग 2 बहुत पसंद किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और मेरा वॉच टाइम भी बढ़ाया। थैंक यू उसके लिए। आप लोग मेरी पूरी कहानी देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के, आप लोगों से बातें करके। और फ्रेंड्स, मैं आज अपनी कहानी किस्मत का भाग 3 लेकर हाजिर हूँ अपने चैनल दिव्यांगम पर। आप लोगों ने सुना कि किस तरह अज्जू ड्रिंक करके आता है, जिसकी वजह से रीवा उस पर बहुत नाराज होती है और वो जब सुबह नाश्ते की टेबल पर आता है तो वो उस बच्चे से कहता है कि बेटा जरा जो है नाश्ता सबसे बोल दो कि नाश्ता लगा दें, मुझे भूख लगी है। तो इस पर रीवा एक तंज भरे स्वर में कहती है कि हाँ छोटू, जरा भेज दो, नाश्ता लगवा दो बेटा, मैं क्योंकि सर ने तो कल कुछ खाया ही नहीं, कल शाम से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। तो अज्जू समझ जाता है कि ये उसे ताने दे रही है और वो उससे कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है और आप मेरे लिए इस तरह नहीं बोल सकती हैं, आप अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल रखिए, आप मुझे नहीं कह सकती हैं। तो वो रीवा इस पर कहती है कि मैं होती कौन हूँ कहने वाली, मुझे तो 2-4 दिन रहना है, इसके बाद मैं चली जाऊँगी, लेकिन आप उन दादाजी के बारे में सोचिए, दादी जी के बारे में सोचिए जो आपके लिए जिंदा हैं। वो कहती है कि इतना अच्छा परिवार है आपका, इतनी अच्छी बहन है, इतने अच्छे दादा दादी हैं और पैसा रुतबा सब कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी आप अकेले रहते हैं और आपको जो है ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा टाइम आप अपने फैमिली के साथ बिताइए, जो भी थोड़ा सा वक्त मिलता है वो टाइम आप अपने दादाजी के साथ स्पेंड कीजिए, अपने बहन के साथ बिताइए। देखिए, आपको कभी अकेलापन नहीं लगेगा और आप हर मुश्किल से निकल जाएंगे, लेकिन ड्रिंक का सहारा लेना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। रीवा उसे बहुत हक से डांट रही थी, अज्जू उसे बहुत शांति से सुन रहा था। आज पहली बार उसे किसी ने इतने हक से डांटा, उसे बहुत अच्छा लग रहा था और डांटते डांटते रीवा उससे कहती है कि मेरा क्या जाता है, आप ड्रिंक करिए, जहर पीजिए, कुछ भी कीजिए, मुझसे क्या मतलब, मैं तो 2-4 दिन की मेहमान हूँ, मैं चली जाऊँगी। ये सोचना आपका काम है, आपकी फैमिली है, आप अपने दादाजी के लिए क्या सोचते हैं, अपने परिवार के लिए क्या सोचते हैं, मुझे क्या करना है, मैं तो 2-3 दिन में चली जाऊँगी। ये बातें सुनकर अज्जू एकदम उसके हाथ से खाने का निवाला रुक जाता है और वो खाना ख़त्म करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। अज्जू का मन आज ऑफिस में लगता नहीं है, वो थोड़े बहुत काम करता है, इसके बाद उसका मन आज बहुत बेचैन था, बहुत उदास था। उसे लग रहा था कि रीवा भी चली जाएगी। अब तक रीवा थी तो उसके घर में थोड़ा चहल पहल था, उसका घर थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और ना वो जब भी जाता, दादा दादी अपने रूम में होते, घर में कोई था नहीं, नौकर चाकर थे, किससे बात करता या किसके पास बैठता, उसे वो घर खाली खाली लगता था। लेकिन रीवा के आने के बाद वो घर भरा भरा रहने लगा। तो ये सारे उधेड़ बुन में वो रहता है और शाम को वो घर के लिए निकलता है। रास्ते में भुट्टे की दुकान देखता है तो वहाँ से वो भुट्टा खरीदता है और जैसे ही घर में वो एंट्री करता है तो रीवा फिर तंज कसती है कि क्या बात है, लोग आजकल जल्दी घर आ रहे हैं। अज्जू कुछ नहीं बोलता और आगे घर के अंदर आ जाता है और वहाँ पर वो रामू से छोटे बच्चे से कहता है कि छोटू, जरा जो है गाड़ी में भुट्टा पड़ा हुआ है, ले आना। तो छोटा बच्चा जाता है और भुट्टे निकाल कर वो बड़ी खुशी से खेलता हुआ भुट्टों को लेकर आ रहा होता है। तो इस पर दादी निकलती हैं तो कहती हैं कि ये भुट्टा कौन लेकर आया? तो वो बच्चा सोनू जो होता है कहता है कि भैया, अज्जू भैया लेकर आए हैं। तो दादी बड़े अचंभित हो जाती है, कहती है अज्जू और भुट्टा, ये कैसे असंभव हो गया और कैसे ये जो है असंभव काम संभव हो गया हमारे घर में। और तो इस पर रीवा अपने रूम से निकलती है, कहती है दादी जी, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है,
भुट्टा तो खाने की चीज़ है, सभी कोई लेकर खाते हैं, तो आप ऐसे अचंभित क्यों हो रही हैं? तो उसकी दादी बताती हैं कि मेरे घर में अज्जू कभी भुट्टा नहीं आने देता है, और बेटा तुम कह रही थी कि मुझे भुट्टा बहुत पसंद है, मेरा मन था कि मैं मंगा दूं, पर अज्जू के घर से मैंने नहीं मंगाया क्योंकि मेरे घर में भुट्टा ना अलाउ नहीं है। तो वो सोचती है कि ये बंदा कैसा है, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर में बंदी से लगा के रखा हुआ है। और शायद अज्जू ने ये बातें सुन ली थी कि रीवा को भुट्टा बहुत पसंद है, तो इसका रीवा कहती दादी मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो आपसे कल ही कह रही थी कि मुझे भुट्टा बहुत पसंद है, और मैं बहुत दिन से मैंने खाया नहीं, मैं घर जाऊंगी तो मैं पापा के साथ ज़रूर जाऊंगी भुट्टा खाने। तो अज्जू मुस्कुराता हुआ रूम में चला जाता है, और दादी और रीवा की बातें होती रहती हैं। एक दो दिन में जाने का वक्त भी आ जाता है रीवा का, और अज्जू सुबह नाश्ता करते करते अब अज्जू जल्दी आ जाता था ऑफिस से, थोड़ी देर फैमिली के साथ बैठता था, उसे अच्छा लगता था, उसे रीवा की ये बातें समझ में आ गई थी, और वो सबके साथ बैठता, थोड़ी देर सब बातें करते, वो भले ही सुनता, कुछ बातों का जवाब देता, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था अपने परिवार के साथ बैठ के। रीवा को भी लगा ये बंदा सुधर रहा है, सही है, ठीक है, सही हो जाए। और दो तीन दिन के अंदर उसे जाने का उसका टाइम भी आ गया था। रीवा बहुत खुश थी, आज वो अपने घर जाएगी, अपने मंगेतर से मिलेगी। और अजय ने सुबह नाश्ते के टेबल पर ही बता दिया था कि आप तैयार रहिएगा, मैं जैसे ही ऑफिस से आऊँगा मैं आपको आपके घर छोड़ दूँगा। रीवा बहुत खुश थी, वो बहुत दिनों बाद अपने मंगेतर से मिलेगी। 2-3 महीने हो गए थे उसे उसके घर पे रहते, तो वो बहुत खुश थी। वो सोच रही थी कि पता नहीं उसका मंगेतर कैसे होगा, उसकी फैमिली कैसे होगी। वो इसी देर में थी, वो अपनी पैकिंग कर रही थी, बहुत खुश थी। तो इस पर दादी जी और दादाजी, उसके फैमिली में सब लोग थोड़े से उदास थे कि रीवा चली जाएगी, उनके घर की रौनक चली जाएगी। और 2 ही 4 दिन में प्रांजल से भी उसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो वो जैसे ही अपनी तैयारी कर रही होती है, दादी अंदर आती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम कल चली जाओगी, आज चली जाओगी और मेरा घर फिर सूना हो जाएगा और हम लोग फिर अकेले हो जाएंगे। ये कहकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस पर रीवा कहती है कि दादी मैं कोई ससुराल तो नहीं जा रही हूँ, और आपका जब मन कहेगा तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं मिलने चली आऊँगी। और आप तो ऐसे रो रहे हो जैसे आप मुझे विदा कर रहे हो ससुराल के लिए। तो इस पर दादी कहती हैं कि बेटा मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें कभी ना जाने देती, अपने पास ही रख लेती, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोक सकती हूँ, इसलिए जो है तुमको तो जाना ही है। और ये कहकर वो उसे एक गिफ्ट देती हैं। रीवा गिफ्ट खोलती है, वो देखकर अचंभित हो जाती है, कहती दादी ये मैं नहीं ले सकती हूँ। तो इससे दादी कहती हैं कि बेटा जैसे मेरे लिए प्रांजल है, वैसे इतने दिनों के अंदर तुमने मेरे दिल में इतनी जगह बना ली है, और तुम मुझे मेरी पोती जैसी नज़र आती हो, और मेरे पास मैं बहुत दिल से ये गिफ्ट दे रही हूँ, प्लीज़ तुम ले लो। तो रीवा मना नहीं कर पाती है। वो एक चेन होती है और वो गिफ्ट दादी से लेती है, दादा से आके थोड़ी सी उन्हें डांटती है कि आप ऐसे ऐसे कीजिएगा, आप जो है सुबह उठिएगा और वॉक के लिए जाइएगा, दादी को भी ले जाइएगा, और दवाएं टाइम से खाइएगा, अपनी केयर कीजिएगा। दादाजी उसकी बातें सुनते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाता है, और वो कहते हैं कि बेटा अब मुझे कौन वॉक के लिए ले जाएगा, इतने हक से मुझे कौन डांटेगा, तुम चली जाओगी, ये घर सुना सुना हो जाएगा, फिर इस घर में सुनापन आ जाएगा। प्रांजल तो अभी कुछ दिन के लिए है, फिर वो भी चली जाएगी। रीवा को भी थोड़ा सा बुरा लगता है उन लोगों से बिछड़ते हुए, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक खुशी होती है अपने घर जाने की। दादाजी और प्रांजल सब लोग उस दिन बहुत उदास रहते हैं। सोनू भी बहुत उदास रहता है, क्योंकि उसके आने के बाद उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था, कोई उसके साथ खेल रहा था। सोनू को अज्जू ही लाया था, उसके मम्मी पापा नहीं थे, और वो अपने घर में लाके उसने रखा था, वो उसे पढ़ा भी रहा था, वो घर के बच्चे की तरह एकदम था।
तो इतने दिनों बाद उसे भी किसी के साथ रहने का मौका मिला। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। रीवा उसे बहुत प्यार करती थी, बहुत मानती थी, और वो भी दीदी दीदी कहकर पूरा दिन उसके आगे पीछे लगा रहता था। रीवा के सबसे बिछड़ने का टाइम आया और वो शाम का वक्त भी आया। तो अज्जू ऑफिस से आता है, कहता है मैडम चलेंगी या अभी और कुछ दिन मेरा दिमाग खराब करेंगी। तो इस पर रीवा मुंह बनाती है बहुत तेज से, कहती है कि हाँ मुझे कौन सा यहाँ रहना है, मैं खुद नहीं यहाँ पर रुकना चाहती हूँ, मैं तो जाऊँगी ही। मैं दादा दादी की वजह से मैं रुकी थी और मेरी पूरी पैकिंग हो गई है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। छोटू उसका बैग लेके आता है, गाड़ी में रखता है और वो अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। रीवा अपने यादों में गुम रहती है। कितनी 3-4 महीने उसने कैसे काटे अपनी फैमिली के बिना, अपने परिवार के बिना। उसे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था दादा दादी से बिछड़ने का। इतने ही दिनों में वो दादा दादी की बहुत फेवरेट हो गई थी और उसे भी दादा दादी बहुत अच्छे लग रहे थे, उनका परिवार बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपने घर कब पहुंच जाती है अपने यादों में गुम, कुछ पता नहीं चलता है। वो जैसे ही उसकी गाड़ी उसके घर के सामने रुकती है, अज्जू हॉर्न बजाता है और कहता है मैडम उतरेंगी या फिर से चलने का इरादा है। तो इस पर रीवा कहती है कि वो जाग जाती है, अपने यादों से बाहर निकलती है। वो देखती है उसका घर होता है उसके घर का गेट जहाँ पे उसकी गाड़ी खड़ी रहती है। वो उसको 2 मिनट अपने घर को देखती है, उसकी आंखें भर आती हैं। वो कितने दिनों से अपने घर से दूर थी। वो जैसे ही बेल बजाती है गाड़ी से उतर के, तो उसकी बहन आके गेट के खोलती है, तो वो उसे देखकर रोने लगती है। दोनों बहनें आपस में मिलती हैं और जैसे ही उनकी मम्मी को पता चलता है कि रीवा आई है, पूरी फैमिली दौड़ के आ जाती है गेट पे और रीवा को गले लगा के रोने लगते हैं सब लोग। इतने दिन रीवा के बिना कैसे उन लोगों का कटा, कितनी टेंशन और कितनी प्रॉब्लम में थे वो लोग, कितने टेंशन में थे कि कैसे जो है होगी उनकी बेटी, उनकी बहन कैसे उस घर में होगी जिस घर में इतना कड़क इंसान रहता है, जिस घर में इतना गुस्सैला बंदा रह रहा है। बहुत सारी बातें थी। सब लोग रीवा को लेकर घर के अंदर आते हैं। अज्जू की हिम्मत नहीं पड़ती है घर के अंदर जाने की, तो वो बैग उतारता है गाड़ी से और गेट के अंदर रखकर वो वापस जाने लगता है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उन लोगों से नज़र मिलाते हुए। उसे लग रहा था कि हाँ उसने लाइफ में बहुत बड़ी गलती की है, उसे नहीं करना था ये, और उसने गुस्से में आकर इतना बड़ा फैसला लिया था। तो वो बहुत शर्मिंदा भी था और वो वापस ही जैसे मुड़ने लगता है तो रीवा कहती है सर अंदर नहीं चलेंगे क्या? मेरे घर में कोई आपको नहीं बंद करके रखेगा, और हम लोग इतने बुरे नहीं हैं कि किसी भी अजनबी को अंदर बंद करके रखें और अपने घर पर रखें। तो प्लीज़ चलिए एक कप चाय पी लीजिए, कहाँ आप आएंगे अब इसके बाद? तो इस तरह से कहता नहीं मैं चलूँगा, मुझे देर हो रही है। तो रीवा थोड़ा सा नाराज़ होते हुए कहती है कि मैं इतने दिन आपके यहाँ रही, आप मेरे घर एक कप चाय नहीं पी सकते हैं? रीवा की मम्मी और उसकी बहन का मन नहीं था कि अज्जू उसके घर आए, पर रीवा के कहने पर वो जब आता है तो सब लोग उसके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करते हैं, चाय बनाते हैं। उसके पापा उससे बात नहीं करते हैं, सब नाराज़ रहते हैं अज्जू से। ये देखकर रीवा को थोड़ा बुरा भी लगता है, पता नहीं क्यों उसे थोड़ा सा बुरा फील होता है। और उसकी राय अज्जू के बारे में वहाँ पर रह कर थोड़ी सी बदल जाती है। जब दादा दादी बताते हैं कि अज्जू इसी प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो गया है, और उसने अज्जू को वहाँ पे देखा था कि किस तरह अज्जू ने एक बच्चे को, जिसके ना मम्मी थे ना पापा थे, उस बच्चे को लाकर पाला है। उसके घर के नौकर जो अज्जू की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। तो ये सब चीज़ें देखकर उसका जो है थोड़ा सा नज़रिया अज्जू के लिए बदल गया था। अज्जू चुपचाप से चाय पीता है और वो रीवा से कहता है कि मैं चलता हूँ, अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है लाइफ में आपको, तो प्लीज़ आप मुझे बेहिचक फ़ोन कीजिएगा
और मैंने गलती तो बहुत बड़ी की है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आपको जो कुछ भी मैंने कहा उसके लिए मैं सॉरी फील कर रहा हूँ। मैं वो चीज़ें वापस तो नहीं लौटा सकता, वो वक्त वापस नहीं लौटा सकता, पर मैं मानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और ये कहते कहते अज्जू ने हाथ जोड़ लिए। रीवा कहती कोई बात नहीं, अच्छा है, कोई बात नहीं, आपने जो भी किया और आपने जो कुछ भी किया उसके बाद भी मुझे एक फैमिली और मिल गई। एक फैमिली तो मेरी थी ही और एक फैमिली मुझे और मिल गई। मुझे दादा दादी मेरे नहीं थे, मुझे दादा दादी का प्यार मिला और एक छोटा सा भाई मिला। तो मैं इस सब चीज़ के लिए आपको माफ़ करती हूँ। ये कहकर वो मुस्कुराने लगती है। अज्जू भी मुस्कुराने लगता है और वो गाड़ी स्टार्ट करता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। रीवा बहुत खुश रहती है। आज वो अपने रूम में आती है। उसका रूम 4 महीनों से बंद था, पर उसका सारा सामान उस कमरे में वैसे ही पड़ा था जैसे वो छोड़ के गई थी। वो अपने घर का हर कोना देखती है, उसे अपने घर की हर कोने की यादें देखती है, अपना रूम देखती है। और जब वो अपने रूम में आती है तो वो अपने मंगेतर की वो पिक देखती है जो दोनों की साथ में लगी रहती हैं। वो उसे बहुत प्यार से देखती है और वो अपने मंगेतर को फ़ोन मिलाती है कि मैं घर पे आ गई हूँ, मिलने आ जाओ। तो लेकिन वो जब फ़ोन करती है तो घंटी पूरी जा रही होती है, पर उसका मंगेतर फ़ोन नहीं उठाता। वो सोचती है कि होगा, कहीं बिजी होंगे और मैं थोड़ी देर बाद कॉल कर लूँगी या वो जब देखेंगे तो वो कॉल कर लेंगे। वो खुश रहती है, मम्मी पापा से बहुत सारी बातें करती है, पर उसका मन कहीं ना कहीं अपने मंगेतर के फ़ोन पे टिका हुआ होता है। उसका मन लगा रहता है कि कहीं जो है उसके मंगेतर का फ़ोन ना आ जाए। वो आकाश के लिए बहुत परेशान रहती है और ये चीज़ें जो है उसके घर वाले भी थोड़ा सा देखते हैं कि उनकी बेटी अपने मंगेतर आकाश के लिए बहुत परेशान। वो बातें करते करते फ़ोन देखने लगती है कि कहीं फ़ोन तो नहीं आया। फिर जाकर नाश्ता वास्ता होने के बाद फिर जाकर वो फ़ोन मिलाती है आकाश को, पर आकाश फ़ोन नहीं उठाता। इस तरह वो रात में भी कई बार फ़ोन मिलाती है, पर उसका मंगेतर आकाश उसका फ़ोन नहीं उठाता। वो बहुत परेशान हो जाती कि ऐसा क्या हो गया, क्यों आकाश फ़ोन नहीं उठा रहा है। वो उससे बातें करने के लिए इतना दिन उसने वेट किया और वो उससे बातें करने के लिए इतनी परेशान है, फिर भी जो है क्या आकाश का मन नहीं हो रहा है कि वो उससे मिले। वो किसी तरह पूरी रात काटती है करवट बदलते हुए और सोचती है कि ठीक है, आकाश ने फ़ोन नहीं उठाया, कल वो जाकर उसे खुद सरप्राइज़ कर देगी। रीवा पूरी रात बेचैन रहती है और दूसरे दिन वो सुबह तैयार होकर निकलने लगती है। तो उसकी मम्मी पूछती है, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो कहती मम्मी मैं आकाश से मिलने जा रही हूँ, कल से मैं उसको फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहती हूँ कि मैं आ गई हूँ और मैं इतने दिनों से उसका वेट कर रही थी, मैं उसे मिलने जा रही हूँ। मम्मी कुछ नहीं बोलती, पता नहीं क्यों मम्मी के मन में भी कुछ सवाल होते हैं, कुछ बातें होती हैं कि पता नहीं आकाश अब रीवा को अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा। उनके भी दिमाग में बहुत सारी टेंशन चलती रहती हैं, क्योंकि वो समाज को समझती हैं, समाज को जानती हैं और समाज की बातें सुनती हैं। तो उन्हें ऐसा फील होता है कि पता नहीं जो है आकाश उनकी बेटी को अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा। रीवा आकाश से मिलने जाती है। जैसे ही वो बेल बजाती है, दरवाज़ा आकाश ही खोलता है और वो जैसे ही रीवा को देखता है अचंभित हो जाता है और रीवा तो बहुत खुश हो जाती है। वो आकाश के गले लग जाती है, पर आकाश को नहीं लगता कि मतलब वो थोड़ा सा उससे खिंचा रहता है, जो चीज़ रीवा फील करती है। आकाश रीवा को अंदर लेकर आता है, दोनों बातें करते हैं। वो अपनी सारी बातें बताती है कि किस तरह वो उससे मिलने के लिए परेशान थी, उसने कैसे ये टाइम गुजारा, कैसे हुआ। और फिर इसके बाद वो कहती है कि कल मैंने बहुत कॉल किया पर आपने कॉल नहीं उठाया, इसलिए मैं आज आपसे मिलने आ गई।
क्या आपका मन नहीं करता मुझसे मिलने का? क्या आपने इंतज़ार नहीं किया? तो ईश्वर आकाश कहता है, रीवा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी और मेरी शादी भी हो गई, तय हो गई है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, पर प्लीज अब मुझे माफ करना, सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर रीवा के होश उड़ गए। वो एकदम ठीठक से बैठ गई, जैसे जम सी गई हो। उसका पूरा दिमाग घूम गया, उसका पूरा जहान घूम गया कि आकाश उससे ये क्या कह रहा है। जिस आकाश के लिए वो 4 महीने से मिलने के लिए परेशान थी, वो आकाश उससे आज ये क्या कह रहा है? उसकी गलती क्या थी? तो फ्रेंड्स, मैं आगे की कहानी भाग 4 लेकर फिर हाजिर होती हूँ सैटरडे में। आप लोग सुनिएगा आकाश और रीवा में ऐसा क्या हुआ, कौन सी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से आकाश ने रीवा से ये शब्द कहे, और इसके बाद क्या रिएक्शन होता है रीवा का, कैसे वो अपनी आगे की लाइफ आगे बढ़ती है, और आकाश के इस डिसीजन से उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, उसकी किस्मत उसके लिए क्या फैसला लेती है। तो ये फ्रेंड्स, आगे की कहानी मैं भाग 4 में आप लोगों को सुनाऊंगी। और अगर मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और मेरा बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आप तक मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन और हमारे जितने सर हैं जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उस सबके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप लोग तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुंचे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरी कहानी पर अपना प्यार बनाए रखिएगा, और खूब अच्छे अच्छे, जितने अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं मैं सबको पढ़ती हूँ, और आपके कमेंट मेरे लिए तो ना बूस्ट का काम करते हैं। तो प्लीज़ अपने कमेंट भी मेरी कहानियों पे दीजिएगा, और अगर मैंने कुछ थोड़ा सा गलत भी कुछ अगर सुनाया है तो आप उसके बारे में भी बताइएगा, क्योंकि अच्छाई के साथ बुराई भी इंसान को बताना चाहिए। तो अगर मेरे साथ मैंने कुछ गलती भी की है तो प्लीज़ आप उसके बारे में भी बताइएगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।